नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में आज आप 3 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जिसमें जानने वाले ऐसे कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में डिस्कस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ में। आज 3 फरवरी और 3 फरवरी को देखते हैं कौन सा दिवस मनाया जाता है। 3 फरवरी को आप मेरे पीछे देख रहे हैं, राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस। मनाने की शुरुआत कब होती है? 1849 अमेरिका में पहली बार, या कहें विश्व में पहली बार, किसी महिला चिकित्सक जिसने इस डिग्री को हासिल किया एज ए चिकित्सक, और वो बनती हैं पहली फिजिशियन बनती है जिनका नाम है एलिजाबेथ ब्लैकहोल। एलिजाबेथ ब्लैकवेल जो विश्व की पहली महिला सर्जन बनती है, फिजिशियन बनती है। और हर साल उसके बाद में जो आधुनिक अभी देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहे हैं, और उसके अंदर महिलाओं की संख्या जिस प्रकार डॉक्टरी पेशे के अंदर ज्यादा से ज्यादा हो गई है, और जिस हिसाब से संजीदगी से वो इलाज करती है, पेशेंट्स की जो देखभाल करती है, वो अपने आप में अनूठी है। और उसी की शुरुआत को देने के लिए अभी वर्तमान में विश्व के अंदर राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अब बात भारत के संदर्भ में करते हैं कि भारत के अंदर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत होती है 1991 से। 1991 के बाद में हर साल भारत के अंदर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? बिरदी चंद्र राय पेशे से डॉक्टर, समाज सेवी और साथ में ही स्वतंत्रता सेनानी। और इन्होंने डॉक्टरी पेशे के अंदर अपना अनूठा योगदान दिया, और समाज सेवा के अंदर पहले से वो कार्यरत थे, और स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भी इन्होंने लिया था भाग। तो आप देख रहे हैं कि आज 3 फरवरी अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल के अंदर, जिसमें महिलाओं की मौजूदगी, चिकित्सा का जो विभाग है उसके अंदर उनकी कितनी मौजूदगी है, और लगातार उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। और आलम यह है कि आज 50% जो महिलाएं हैं वो चिकित्सक पेशे में एज ए डॉक्टर के रूप में कार्य करने लगी हैं। और ऐसा कोई सा विभाग नहीं है, पहले वो फिजिशियन के तौर पे आई थी, और उसके बाद में वो ऑन्कोलॉजी की बात करें, चाहे सर्जिकल की बात करें, या बहुत सारे ऐसे पेशे हैं डॉक्टर्स के जिसमें वो एमडी करती हैं, वहां पे सब जगह उन्होंने अपनी उपस्थिति को और ज्यादा संख्या के अंदर दर्ज करा दिया है। और बात करते हैं कि अभी भारत के अंदर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1991 से इसकी शुरुआत होती है। बिरदी चंद्र जो राय थे वो पेशे से डॉक्टर थे, समाज सेवी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और उनकी याद में भी इस प्रकार का दिवस मनाया जाता है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न के साथ में, और जानते हैं पहला प्रश्न। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने अभी हाल ही के अंदर शपथ ली है? जिस प्रकार राजनीतिक घटनाक्रम 2-4 दिन चला और ईडी की रेड पड़ी, उसके बाद में जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री, जिनका नाम हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा और ईडी ने उनको कर लिया गिरफ्तार। और उसके बाद में जिस उठापटक के बाद में झारखंड जो गुजर रहा था, और अब उनको एक जो नया मुख्यमंत्री मिला है, उनका नाम है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन क्या है? चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नेता है, और अभी वर्तमान में वो परिवहन मंत्री थे इस सरकार के अंदर। जैसे ही सरकार के अंदर मुख्यमंत्री को ईडी की जांच का सामना करना पड़ा और उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद में जो वर्तमान में जो परिवहन मंत्री थे, जिनका नाम था चंपई सोरेन, और उन्होंने अभी इसके लिए शपथ। ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री होंगे? ये होंगे 12वें नंबर के मुख्यमंत्री। अब बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि बिहार से टूट करके, अलग होकर के, और झारखंड राज्य बनता है। और ये कौन सा राज्य था? ये था 3 ऐसे राज्य थे जो 2000 के अंदर बने थे, जिसमें 26, 27 और 28। तो अभी जो झारखंड था वो था पहले छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, और उसके बाद में आ गया कौन सा? उत्तराखंड। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बनता है एमपी से टूट करके 1 नवंबर 2000 को। झारखंड बनता है 9 नवंबर 2000 को,
और उसके बाद में 15 नवंबर को बनता है उत्तरांचल। पहले उत्तरांचल के नाम से उसको जाना जाता था और वर्तमान में उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है। ये भी जो तीनों जो राज्य हैं ये बनते हैं 26 नंबर हुआ, 27वें नंबर का और 28वें नंबर का। अब बात करते हैं कि झारखंड जहां पे उठापटक हुई है और ये 27वां राज्य है और 9 नवंबर 2000 को ये बनता है। और बनता किससे है? ये बिहार से टूट करके अलग राज्य बनता है। अब बात करते हैं झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के बारे में, बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे और अभी 12वें नंबर के जो मुख्यमंत्री के तौर पे जिसने शपथ ली है, जिनका नाम है कौन सा? चंपई सोरेन। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री 12वें नंबर के। अब बात करते हैं कि झारखंड 2000 में बनता है राज्य और 2024 के आते आते 12वें नंबर के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली जा रही है। इसका मतलब 5 साल का कार्यकाल तो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया होगा। जी हाँ, आप ऐसा बिल्कुल सही सोच रहे होंगे। लेकिन एक व्यक्ति है जिनका नाम है कौन सा? रघुवर दास। रघुवर दास जो 2014 से लेकर के और 2019 तक इन्होंने 5 साल का मुख्यमंत्री का टेन्योर पूरा किया है। इसके अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता, कोई भी पार्टी का नेता अभी तक मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। चाहे बात करें अर्जुन मुंडा की बात कर सकते हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात करें, चाहे किसी और नेता शिबू सोरेन की बात करें, इसमें से या उनके पुत्र जिनका नाम हेमंत सोरेन, उसमें से किसी ने भी इस कार्यकाल को पूरा कंप्लीट नहीं किया है। हालांकि उनको अभी जो है वह विधानसभा के अंदर अपना बहुमत पेश करना होगा, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे तो शपथ ले ली है और भारत का तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो जो झारखंड के अभी वो 12 नंबर के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, देख लेते हैं। चंपई सोरेन है वो 12वें नंबर के मुख्यमंत्री। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के राज्य बनता है, 28वां राज्य बनता है। अब हाल ही के अंदर बिहार से अलग होकर के जो टूट करके जो नया राज्य बना था झारखंड, वो इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था कि आदिवासियों के लिए जहां पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो सामान्यतः 60 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद में उनको पेंशन से लाभान्वित किया जाता है, लेकिन सरकार ने चेंज किया और 60 की जगह कितना कर दिया? 50 वर्ष। 60 वर्ष की जगह पे कितना कर दिया? 50 वर्ष। तो 50 वर्ष के बाद में ही SC ST के जो लोग हैं, दलित आदिवासी जो लोग हैं, उनको 50 साल की उम्र के अंदर ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाने वाला अभी राज्य कौन सा बना है? ये बना है झारखंड। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। वैसे देखा जाए तो झारखंड खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफी समृद्ध राज्य है और अभी आप देख रहे हैं कि वहां पे राजनीतिक घटनाक्रम और उथल पुथल वहां पे लगी हुई है। चलिए जानते हैं सेशन का दूसरा प्रश्न। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा उत्कर्ष फाइनेंस। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस की एक कंपनी जिन्होंने उत्तराखंड सरकार कि पुलिस को इस प्रकार के ये स्कूटर दिए हैं, सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है। ये क्या है? ये जितनी भी आप देख रहे हैं कि हरिद्वार एक पर्यटन स्थल भी है और धार्मिक स्थल, और ज्यादा से ज्यादा पर्यटन के लोग वहां पे जाते भी हैं। और वहां पे जो तंग गलियां हैं, जो सकरी गलियां हैं, जहां पे पर्यटन के लिए जो लोग जाते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए और आम नागरिकों को भी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए इस प्रकार का एक स्कूटर वहां पे लगाया गया है। यह कह सकते हैं उस स्कूटर के माध्यम से तंग गलियों में, सकरी गलियों के अंदर भी पुलिस गश्त कर पाएगी और इसी के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस ने इस प्रकार के स्कूटर्स उनको वहां पे क्या करें? डोनेट करें। 12 पुलिसकर्मियों को इसमें प्रशिक्षित किया गया है और ये पुलिसकर्मी हरिद्वार के अंदर इस स्कूटर के माध्यम से गश्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि अभी इसका आंसर होने वाला है कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड हरिद्वार के अंदर है, हरिद्वार के अंदर उत्तराखंड। अब बात करते हैं कि इसके अलावा देहरादून के अंदर पलटन बाजार भी एक संकरा बाजार और ज्यादा तादाद में लोग वहां पे खरीदारी करने के लिए जाते हैं। वहां पे भी इस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा। देहरादून पलटन बाजार जो देहरादून के अंदर है। इसके अलावा व्यापक तौर पे देखा जाए तो मसूरी जहां पर्यटन स्थल है,
वहां पे भी इस प्रकार के स्कूटर को चलाने की कवायद वर्तमान में चल रही है। अभी देख रहे हैं आप, इसका आंसर होने वाला है कौन सा? उत्तराखंड। और बात करते हैं वर्तमान में उत्तराखंड इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ है कि देश का पहला ऐसा राज्य जिसने समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने के लिए इस प्रकार का ड्राफ्ट जो है वो लेकर के आए हैं। 6 फरवरी को ये पेश होने वाला है और उसके बाद में बहुत सारी ऐसे रिकमेंडेशंस, उसके बारे में भी आपको अगले क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और अभी वर्तमान में हरिद्वार के अंदर इस प्रकार का स्मार्ट बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है उसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है। आप देख रहे हैं, पिक्चर के माध्यम से भी देख रहे हैं, स्मार्ट पॉलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और इसको उत्कर्ष सम्मान फाइनेंस के द्वारा इस प्रकार का ये किया गया है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य वो बना। हालांकि पुर्तगालियों के द्वारा भारत की आजादी से पहले गोवा के अंदर भी समान नागरिक संहिता लागू है। प्रश्न पूछा जा सकता है थोड़ा सा घुमा करके, समान नागरिक संहिता ऑलरेडी पहले से कहां पर लागू है? तो ये गोवा के अंदर है, लेकिन आजादी से पहले से ये लागू है। और वर्तमान में कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में अगर ऐसा कोई कौन सा राज्य बना है जहां पे सबसे पहले समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जो है वो पेश किया गया, आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड का जैसा कि मैंने आपको पहले प्रश्न के अंदर बताया था कि 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है और ये देश का 28वां राज्य बनता है। और पहले इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था, उसके बाद में इसका नाम बदल करके कर दिया गया है उत्तराखंड। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर के कितना प्रतिशत कर दी, कितनी तादाद कर दी गई? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? 3 करोड़। इससे पहले कितने हुआ करते थे? 2 करोड़। 2 करोड़ इसके अंदर महिलाएं शामिल का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया था। अब बात करते हैं कि इसके अंदर इस प्रकार की कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है जिसकी वजह से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हो सके। तो अभी वर्तमान में 86 लाख, वर्तमान में भारत के अंदर 86 लाख स्वयं सहायता समूह काम कर रही हैं और इसकी कमान महिलाओं के हाथ में। छोटी छोटी बचत करती हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रोजगार चलाती है जिसके अंदर एलईडी बल्ब बनाना, प्लम्बिंग, कैमरे और व्यवसायिक गतिविधियां इन महिलाओं के द्वारा की जाती है। वर्तमान के अंदर 86 लाख स्वयं सहायता समूह भारत के अंदर काम कर रहे हैं। इसके अंदर 9 करोड़ महिलाएं इसके अंदर क्या है? इंगेज्ड हैं। अभी वर्तमान में वो काम कर रही हैं 9 करोड़ महिलाएं। और अभी तक जो लखपति दीदी योजना जो चली है उसके अंदर 1 करोड़ महिलाओं को इसको लाभ मिला। यह कह सकते हैं कि जिनकी आय 1 लाख से 5 लाख के बीच में हर साल की हो गई है और वो लखपति बन गई हैं। तो ये केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब इसका जो दायरा बढ़ा करके कितना कर दिया है? पहले 2 करोड़ हुआ करता था और अभी इसको कितना कर दिया है? 3 करोड़ महिलाओं को इस प्रकार से लाभान्वित करना है जिसमें वो लखपति बन सके। और सरकार के द्वारा 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक का उनको आर्थिक अनुदान दिया जाता है बिना किसी ब्याज के उनको इस प्रकार का एक लोन दिया जाता है और उसके बाद में वो अपना स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस प्रकार का रोजगार वो कर सकती हैं जिसमें व्यवसायिक गतिविधियों के माध्यम से अपने आप को सशक्त कर सकती हैं। इसका जो आंसर होने वाला है कौन सा? वो 3 करोड़ होने वाला है। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट। अभी अंतरिम जो बजट हुआ था इसकी योजना के अंदर इसका दायरा बढ़ा करके 2 से कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। कौन कौन से काम करती हैं? प्लम्बिंग का काम करती हैं, एलईडी बल्ब का काम करती है, ड्रोन संचालन और उनकी रिपेयरिंग के कौशल को प्रशिक्षित करने का कार्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है और 5 लाख रुपए तक का ये लोन उनको मिलता है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में काफी चर्चाओं में बना हुआ है। आंसर इसका हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता के अंदर इस प्रकार का एक कमेटी का गठन किया गया था। उसकी अपनी रिकमेंडेशन सौंप दी है और 6 फरवरी को इस प्रकार का जो बिल है वो विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी मोटी मोटी बातें जो आपको जानना जरूरी है। तो बता दूं आपको कि वर्तमान में 18 वर्ष जो पहले लड़कियों की उम्र हुआ करती थी किसके लिए? शादी के लिए, वो यथावत रखी गई है 18 और 21 वर्ष पुरुषों के लिए, ये सेम ही है। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो समान नागरिक संहिता के अंदर आ गई हैं। तो इसके अंदर है कौन सा? हलाला, 3 तलाक, बहुविवाह, इन सारी गतिविधियों पे लगेगी रोक और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे लगेंगे कानूनी चार्जेस। एक तो ये हो गया। इसके अलावा लगभग 2.5 लाख
शेड्यूल ट्राइब परिवार है जो उत्तराखंड के अंदर निवास करते हैं, उनकी संख्या है ये, जिन पर इस कानून का किसी प्रकार का कोई क्या नहीं होगा, मतलब कह सकते हैं प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि इनकी अपनी कह सकते हैं कि इनके जो जितने भी प्रकार के जो आदिवासियों के जो प्राकृतिक अधिकार है या उनकी अपनी एक संस्कृति है, उसको किसी प्रकार से उनको छेड़ा नहीं जाएगा। वो अपनी संस्कृति के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सकेंगे, या कह सकते हैं बहुविवाह भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस कानून के दायरे में आती थी, उनको इससे बाहर रखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि देश का पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। इससे पहले कौन सा राज्य वर्तमान में था भारत के अंदर? था तो सही, कहां पर था? गोवा के अंदर पहले था, अभी भी है वर्तमान में, लेकिन ये कब से है? आजाद भारत के पहले से ही है, जहां पे पुर्तगाली यहाँ पे शासन करते थे, और वहीं से वर्तमान में अनवरत रूप से चला जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 6 फरवरी को ये विधानसभा के पटल पे रखा जाएगा, और आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? रंजना प्रकाश देसाई। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आप ये देख रहे हैं कि 5 फरवरी को 6 फरवरी को ये रखा जाएगा और सरकार विधानसभा में विधेयक लेकर के आएगी। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना की, उत्तराखंड की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हो जाती है और भारत का 28वां राज्य वो बनता है, और पुष्कर सिंह धामी इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है। चलिए, और जो कमेटी की जो अध्यक्षा थी जिनका नाम था रंजना प्रकाश देसाई। प्रश्न संख्या 5, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले इसका आयोजन कहां पे किया गया था? 2019 के अंदर भी इसका आयोजन यहीं पे किया गया था। और बात करते हैं कि ये इसके अंदर कौन कौन से ऐसे एयरक्राफ्ट भाग लेने वाले हैं? तो इसके अंदर 77 लड़ाकू विमान इसमें अभी भाग लेंगे, और 41 हेलीकॉप्टर और परिवहन के जो विमान है वो भी इसमें लेंगे भाग। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे, जिसमें बात करते हैं रफेल की, रफाल भी इसमें लेने वाला है भाग। और इससे पहले 2019 में इसका आयोजन किया गया था, और अभी इसको जो है 17 फरवरी को इस प्रकार के बड़े एक एयरफोर्स के द्वारा किए जाने वाले अभ्यास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वर्तमान में एयरफोर्स के जो चीफ है जिनका नाम है वीरेंद्र चौधरी। अभी हाल ही के अंदर हमने देखा था कि एयरफोर्स का नाम एयरफोर्स से बदल करके कर दिया गया। क्या नाम है? उसकी कवायद चली जा रही है कि इसका नाम जो क्या हो जाएगा? इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स, इसका नाम रखा जा रहा है। और 17 फरवरी को अभी वर्तमान में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर इस प्रकार का एक बड़ा अभ्यास किया जाएगा वायुसेना के द्वारा, जिसके अंदर जितने भी युद्धक विमान हैं, चाहे परिवहन से संबंधित हो, उसके बाद में हेलीकॉप्टर्स है, और इसके अलावा यूएवी अनमार्ड आर्मर्ड व्हीकल, जिसमें किसी प्रकार का मानव रहित विमान, ये भी इसके अंदर लेने वाले हैं भाग। और पाकिस्तान की सटी सीमा के पास में इस प्रकार का एक बड़ा वायुसेना का युद्धाभ्यास होने वाला है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? जैसलमेर के अंदर ही पोखरण है, और वहीं पे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर इस प्रकार का अभ्यास किया जाएगा। आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन के माध्यम से, पिछला 16 फरवरी 2019 को किया गया था, और अभी 17 फरवरी 2024 को ये किया जाएगा, जहां पे एयर टू ग्राउंड रेंज के अंदर इसमें किया जाएगा। अब बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन से विमान भाग लेने वाले, जिसमें भारत के द्वारा निर्मित स्वदेशी निर्मित तेजस, प्रचंड, ध्रुव सहित ये तो हेलीकॉप्टर्स हैं दोनों, और इसके अलावा 121 विमान इसके अंदर भाग ले, जिसके अंदर वायुसेना की भी सारी लड़ाकू विमान जिसमें 77 है, 41 हेलीकॉप्टर हैं, 5 वायुसेना के परिवहन वाले हैं, और मानव रहित विमान भी हैं। इस प्रकार के ये बड़े एक लेवल पे इस प्रकार का एक एयरफोर्स के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास तो नहीं कह सकते, लेकिन वायुसेना अपनी शक्तियों को परखने के लिए इस प्रकार का एक सैन्य अभ्यास वहां पे कर रही है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस सिटी में किया जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर इस प्रकार का आयोजन किया जाएगा। जिस प्रकार हम देखें डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन वर्तमान में हाल ही के थोड़े दिनों पहले कहां पे किया गया था? जयपुर में किया गया। और उद्देश्य एक ही है, जिस प्रकार से पुलिस अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसके अंदर हैकिंग, तस्करी, आतंकवाद, स्लीपर सेल और साइबर क्राइम, इस प्रकार के
बड़े ऐसे क्राइम हैं जिनसे पुलिस जो है वो काफी क्या कर रही है, मशक्कत कर रही है, और इन्हीं को ध्यान में रखने के लिए भारत पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? लखनऊ में हो जाएगा। 67वीं मीट है ये, और 12 से लेकर के 16 फरवरी के मध्य लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। 67वीं भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। अब बात करते हैं इसकी मेजबानी की। मेजबानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो रेलवे के लिए समर्पित होती है, रेलवे यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रकार का कार्य कौन करती है? आरपीएफ। और आरपीएफ के द्वारा इसकी क्या करी जा रही है? मेजबानी करी जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जा रहा है, और स्थान होगा कौन सा? उत्तराखंड की राजधानी लखनऊ। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? अभी वर्तमान में इंग्लैंड के खिलाफ अभी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर 5 टेस्ट मैच है और भारत के अंदर ये खेले जा रहे हैं, और इंग्लैंड की टीम यहां पे आई हुई है। वर्तमान में 1-0 से इंग्लैंड की टीम आगे चल रही है, और अभी वर्तमान में मैच खेला जा रहा है, जहां पे 179 रन बना करके अभी तक नाबाद बने हुए हैं कौन से? भारतीय खिलाड़ी, जिनका नाम है यशस्वी जायसवाल। अब बात करते हैं इनका कैरियर के बारे में। 2023 जून माह के अंदर इन्होंने अपना पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने खेला था। नवोदित खिलाड़ी हैं, और अभी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ये खेलते हैं क्या? ये खेलते हैं T20, जो आईपीएल होता है। आईपीएल के दौरान इन्होंने कह सकते हैं कि 13 गेंदों पे T20 का सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड, सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भी किसके पास में? यशस्वी जायसवाल के पास में है। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने अभी 179 रन बना करके नाबाद है, और इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। देख लेते हैं आप इसके बारे में। 1-0 से आगे चल रही है, 5 टेस्टों की सीरीज चल रही है, और यशस्वी जायसवाल है जिन्होंने 179 रन के ऊपर नाबाद बने हुए हैं, और अभी इस पारी को उन्होंने विराम नहीं दिया, वो खेल रहे हैं, और अभी वर्तमान में इंग्लैंड और भारत के मध्य इस प्रकार की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच ये चल रहा है। अब जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में किसको नामांकित किया है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ये कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर है, और इसमें बहुत सारे ऐसे किले हैं जिनको संयुक्त रूप से विश्व धरोहर जो कौन सी होती है, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में इसको नामांकित करने का फैसला उन्होंने अभी वर्तमान में किया है। ये कहां पे? ये बहुत सारे ऐसे जो किले हैं, जिसमें रायगढ़ है, शिवनेरी है, और ये किलों की एक श्रृंखला है जिसको इसमें शामिल किया गया है। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर विश्व यूनेस्को जो धरोहर की जो सूची है, उसके अंदर भारत के कितने स्थल शामिल है? तो आंसर होगा इसका कौन सा? 42 अभी तक ऑलरेडी इसके अंदर शामिल इसमें हो चुके हैं। भारत का पहला कौन सा था? अजंता एलोरा। ये भारत के पहले विरासत सूची में शामिल होने वाले, और साथ में इसके था कौन सा? ताजमहल। अब बात करते हैं कि 43वें के लिए तो इस प्रकार का नामांकित भारत सरकार ने किया है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है। अब बात करते हैं कि 42वां कौन सा था? 42 था होयसला मंदिर समूह, इसको 42वें नंबर पे इसको शामिल किया गया था। नंबर 41 पे कौन सा था? शांति निकेतन। शांति निकेतन को भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 41वां विश्व धरोहर सूची के अंदर वो जगह थी जिसको 41वें नंबर पे रखा गया था। 42वें नंबर पे ये है, और 43वें भी इसको नामांकित किया गया है, और अगर लिस्ट आती है तो इसमें रिकमेंड कर देते हैं, इसको अनुमोदित कर देते हैं, तो भारत का 43वां इस प्रकार की हेरिटेज सूची के अंदर आने वाला स्थान होगा। और ये कौन सा? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। जब मुगल काल के अंदर शिवाजी ने जिस प्रकार का संघर्ष अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए किया, और बहुत सारे ऐसे किले थे उनको सुसज्जित करके वहां से छापा मार जिस प्रकार की लड़ाई लड़ा करते थे, और महाराष्ट्र के लिए बड़ा नाम छत्रपति शिवाजी, उन्हीं के किलों से संबंधित इस प्रकार का ये बहुत बड़ा मिलिट्री लैंडस्केप बना हुआ है। चलिए आप देख रहे हैं तस्वीर के माध्यम से इस प्रकार के जो किले हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, और यहाँ पे इन जिलों को जो किले हैं उनको जगह दी गई है, और ये भारत का अगर बन जाता है तो ये 43वां विश्व विरासत स्थल ये होगा। विश्व विरासत स्थल ये होगा। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहां पर आयोजित किया जाएगा? 37वां, इससे पहले 36 ऑलरेडी पहले से हो चुके हैं, और इसका जो उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया है महामहिम
राष्ट्रपति महोदया मुर्मू द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका आयोजन अभी उद्घाटन किया गया। और ये भारत की तीसरी ऐसी राष्ट्रपति बनी है जिन्होंने इस मेले का क्या किया है, यहाँ पे उद्घाटन किया गया। 37 साल से चल रहा है, 36 इसके संस्करण हो चुके हैं। लेकिन बात करते हैं ये कहां पर है, तो ये है हरियाणा में। हरियाणा में कहां पे, फरीदाबाद में। अब बात करते हैं कि पहले से तो चला आ रहा था, 2007 के बाद में क्या होता है। 2007 के बाद में इस शिल्प मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने के लिए इस प्रकार की शुरुआत की गई 2007 से। 2013 के आते आते इसको अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का दर्जा इसको मिल गया, जहां पे यूरोप, एशिया और अमेरिका महाद्वीप के लगभग 40 देश इसके अंदर क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और ये कहां पर है, ये हरियाणा के फरीदाबाद में। हर साल हरियाणा के अंदर ही स्थान कौन सा, सूरजकुंड, सूरजकुंड शिल्प के अंदर यहां पे इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। और अभी हाल ही के अंदर इसका जो उद्घाटन किया गया वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। इससे पहले भी 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया है। आप देख रहे हैं मेले की तस्वीर, और फरीदाबाद ये हरियाणा के अंदर है, और ये इसका 37वां आयोजन था। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व कहां पर संपन्न हुआ है, आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, नई दिल्ली। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार का आयोजन कहां पे किया गया, नई दिल्ली के अंदर किया गया। और इसके अंदर बहुत सारा ऐसा देखते हैं, भारत पर्व के माध्यम से पर्यटन को पहचान देना, और इसके अलावा पर्यटन के लिए गैलरी, जिसमें उड़ीसा को प्रथम स्थान मिला था, पहली बार हमने देखा, और राजस्थान को विंडो के तौर पे बड़ा पुरस्कार इसको दिया गया था। तो भारत पर्व का आयोजन कहां पे किया गया था, तो इसका आंसर हो गया कौन सा, नई दिल्ली। अब बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की, और प्रश्न कौन सा है, खेल से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। खेलो इंडिया गेम्स 2024 में कौन सा राज्य कुल 127 पदकों के साथ में शीर्ष स्थान पे रहा था, आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसके अंदर इससे पहले भी वो पहले इस किताब को जीत चुका था, और इस बार का जो आयोजन किया गया था वो तमिलनाडु में किया गया था। 19 से लेकर के 31 जनवरी के मध्य इसको कंडक्ट किया गया था, और वहां पर भी महाराष्ट्र ने अपने खिताब को बचाते हुए सबसे ज्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया, वो महाराष्ट्र ने बनाया था। इसके अलावा तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान ये भी शीर्ष पदक जीतने वाले राज्य ये बने थे। उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय खेलों के अंदर जितने से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेते हैं, वो अपना प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर भी वो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्या जीतते हैं, पदक जीतते हैं। तो इस प्रकार का जो आयोजन है वो कहां पे किया गया था, तमिलनाडु के अंदर किया गया था। 19 से लेकर के 31 जनवरी को किया गया था, और सबसे ज्यादा अगर कोई पदक जीतने का कारनामा करके दिखाया है, और हालांकि वो पदक पहले वाले जो इवेंट हुआ था उसके अंदर भी उनके पास में सबसे ज्यादा क्या थे, पदक थे। और इस किताब का उन्होंने अपने आप को क्या किया, बचाव किया, और सबसे ज्यादा इस बार भी उन्होंने सबसे ज्यादा पदक जीत डाले। तो आज के सेशन के अंदर आपने जाना कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो कि भारत का पहला सा कौन सा राज्य बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले लागू करने का कारनामा करके दिखाया। आंसर इसका मैंने बताया था कि उत्तराखंड हो गया। तो आज बस इतना ही आपके लिए। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।